हेलो स्टूडेंट्स, आज हम हमारे चैप्टर फर्स्ट द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप का नेक्स्ट टॉपिक करेंगे। जैसा कि मैंने आपको प्रीवियस वीडियोस में बताया था कि फ्रांस में एक रेवोल्यूशन नहीं हुआ, फ्रांस में 3 रेवोल्यूशन हुआ। एक 1789, एक 1830 और एक 1848 जो हमने पीछे पढ़ा था। जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो नेक्स्ट 2 रेवोल्यूशन से जुड़ा हुआ है। ये है द एज ऑफ रेवोल्यूशन 1830 टू 1848। यहां हम देखेंगे कि एक रेवोल्यूशन ने पूरे यूरोप को क्या कर दिया, चेंज कर दिया। अब सेकंड रेवोल्यूशन फिर से फ्रांस में होगा। क्यों होगा? क्योंकि 1815 में जो कंजर्वेटिव रिगम आया, ट्रीटी ऑफ वेना हुई, उसने फ्रांस को फिर से मोनार्की के अंडर लाकर क्या कर दिया, खड़ा कर दिया। अब उस मोनार्की को उखाड़ने के लिए क्या होगा, एक और रेवोल्यूशन होगा जो 1830 का रेवोल्यूशन माना जाता है। यहां पर क्या किया जाएगा, उसी बर्बन डायनेस्टी जो कि रिस्टोर की गई थी ट्रीटी ऑफ वियना में, उसको यहां से उखाड़ फेंका जाएगा। तो ये हमारा क्या है, टॉपिक है। अब बच्चे जो रेवोल्यूशन होगी 1830 की, वो कौन लीड करेगा, उसका लीडर कौन होगा, लिबरल नेशनलिस्ट। हमने लिबरल नेशनलिज्म के बारे में पढ़ा था, तो वहां हमने देखा था कि ये एजुकेटेड क्लास है, मिडिल क्लास है, जो कि रेवोल्यूशन को क्या करेगी, लीड करेगी। अब बच्चे फ्रांस में ये कब होगी, जुलाई 1830 में। जब ये रेवोल्यूशन होगी तो वहां पर क्या कर देगी, ये इस्टेब्लिश कर देगी कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की को, यानी कि जो बर्बन डायनेस्टी रिस्टोर किया गया था ट्रीटी ऑफ वियना में, उसको उखाड़ फेंकेगी और वहां पर कॉन्स्टिट्यूशन प्लस मोनार्की, यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर रहकर क्या करेगा, किंग काम करेगा। और वहां का किंग किसे बना देती है, हेड किसे बना देती है, लुइस फिलिप। अब बर्बन डायनेस्टी क्या हो गई, वहां से फिर खत्म हो गई, यानी मोनार्की को फिर से फ्रांस से क्या कर दिया गया, चेंज कर दिया गया। अब बच्चे इसी चीज को लेकर मैटरनिक, याद होगा आपको ड्यूक मैटरनिक, जिसने ट्रीटी ऑफ वेना को होस्ट किया था। अब वो बंदा क्या करेगा, फ्रांस के बारे में एक चीज बोलेगा कि जो फ्रांस है वो छींकता है तो पूरे यूरोप को उससे क्या हो जाता है, सर्दी जुकाम हो जाता है। इसका ये कहना नॉर्मल नहीं था, इसका कहना नॉर्मल नहीं था। क्यों? क्योंकि 1789 की जो रेवोल्यूशन हुई थी, उसने भी प्रॉपर तरीके से यूरोप को चेंज करने का काम किया, और ये रेवोल्यूशन भी अब पूरे यूरोप में क्या करेगी, अपने इफेक्ट को, अपने प्रभाव को छोड़ेगी। तो इसका कहना था कि अगर छींकता है फ्रांस तो उससे पूरा यूरोप क्या हो जाता है, प्रभावित हो जाता है, यानी कि सर्दी जुकाम की चपेट में आ जाता है। और ये सेंटेंस सीधा पूछा जाता है कि किसने कहा, ड्यूक मैटरनिक ने कहा। अब ये सच था, तो सच कैसे था, कुछ एग्जांपल्स देखते हैं कि जैसे ही रेवोल्यूशन हुआ जुलाई 1830 का, तो यूरोप में ऐसे कौन से इवेंट्स हुए जो कि स्टेटमेंट को सही बनाते हैं। तो पहला बच्चे, ब्रुसेल्स अपराइजिंग। जैसे ही यहां जुलाई 1830 में रेवोल्यूशन हुआ, इसी से लोग प्रभावित होकर, इफेक्टिव होकर ब्रुसेल्स में क्या कर देते हैं, एक मूवमेंट स्टार्ट कर देते हैं। और आपको पता है कि ब्रुसेल्स किसका कैपिटल है, बेल्जियम का। और बेल्जियम द किंगडम ऑफ नीदरलैंड का एक पार्ट था, किसका, नीदरलैंड का एक पार्ट था। और ये ब्रुसेल्स में क्या होता है, मूवमेंट चलने लगता है जो कि डिमांड करता है कि बेल्जियम को क्या कर दिया जाए, इंडिपेंडेंट नेशन बना दिया जाए, ये चीज। और बाद में वहां पर बेल्जियम को अलग स्टेटस दे भी दिया जाता है, यानी कि एक इंडिपेंडेंट नेशन बना भी दिया जाता है। पहला प्रभाव ये रहा। दूसरा बच्चे, दी वॉर ऑफ ग्रीक इंडिपेंडेंस। अब बच्चे ये ना, जो ग्रीक कंट्री है वो किसका पार्ट थी, ऑटोमन एम्पायर। 15th सेंचुरी से लेकर अब तक ये किसका पार्ट रही है, ऑटोमन एम्पायर का।
और जो ग्रीक है वो कहीं ना कहीं यूरोपियन सिविलाइजेशन का सेंटर भी है। अब जैसे ही यहां पर रेवोल्यूशन होगा तो ग्रीक में चल रहे धीमे रेवोल्यूशन में भी क्या आ जाएगी, रफ्तार आ जाएगी, स्पीड खींच लेगा वो भी। तो जो ये ग्रीक वाले थे ये क्या कर रहे थे, स्ट्रगल चला रहे थे किसके अगेंस्ट, ऑटोमन एम्पायर के अगेंस्ट, कि हमें भी क्या चाहिए, इंडिपेंडेंस चाहिए। और 1821 तक में ये क्या हुआ था, स्टार्ट हुआ था। लगातार ये स्ट्रगल चलता रहा और इसको बैकस्पोर्ट मिला जो एग्जाइल्ड यूरोपियन नेशनलिस्ट थे, यानी कि यूरोपियन कंट्रीज ने भी ग्रीक को क्या किया, सपोर्ट किया। इसके साथ साथ आर्टिस्ट, पोइट्स जो यूरोप के थे या ग्रीक के थे, वो भी ग्रीक को एक इंडिपेंडेंट नेशन बनाना चाहते थे। जैसा कि हम पहले देख चुके हैं कि ग्रीक क्या था, यूरोपियन कंट्रीज का सिविलाइजेशन पॉइंट था और इसे एक इंडिपेंडेंट नेशन बनाना चाहते थे। बहुत सारे पॉइंट्स ने इसको हेल्प किया, कल्चर के बेस पर, लैंग्वेज के बेस पर, इसकी स्पिरिट को, यहां पर नेशन की आइडिया को क्या किया, स्प्रेड किया। उसके साथ साथ बच्चे लास्ट में 1832 में जब स्ट्रगल बहुत अपने पीक पर चला गया तो इसके बीच में एक ट्रीटी हुई जिसे क्या बोला जाता है, ट्रीटी ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल। द ट्रीटी ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल ये 1832 में हुई और इसी ट्रीटी के अकॉर्डिंग ग्रीक को क्या बना दिया गया, एक इंडिपेंडेंट नेशन बना दिया गया। तो ये दोनों के दोनों क्या रहे, जुलाई 1830 जो फ्रेंच रेवोल्यूशन हुई उसके प्रभाव के अंदर आए। यानी कि फ्रांस में जो घटित हुआ, जो इवेंट्स फ्रांस में हुए, उसका प्रभाव इन दो कंट्रीज में पड़ा और ये दोनों के दोनों नेशंस क्या हो गए, एक इंडिपेंडेंट नेशन के रूप में वर्ल्ड के सामने आए। तो क्या मैटरनिक सही था, तो बिल्कुल मैटरनिक सही था। फ्रांस में होने के बाद भी पूरा यूरोप उससे प्रभावित होता है, ये बात उसकी बिल्कुल सही थी। बच्चे जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो एक अलग चीज को दर्शाता है। यानी कि अब तक हमने बात की वॉर की, हमने टेरिटोरियल एक्सपेंशन की बात की कि हम अपनी टेरिटरी को एक्सपेंड कर रहे हैं, हम वॉर कर रहे हैं, बैटल लड़ रहे हैं, जिससे कि नेशनलिज्म का जो कंसेप्ट है वो क्या हो गया, बहुत इंक्रीज हुआ, यानी कि बहुत ज्यादा प्रमोट हुआ। बट एक ऐसी चीज, यहां पर वॉर की बात नहीं की जाएगी, यहां पर टेरिटरी के एक्सपेंशन की बात नहीं की जाएगी, यहां पर बात की जाएगी कल्चर की, और उसी को हम बोलते हैं रोमांटिसिज्म। ये रोमांटिसिज्म बच्चे एक मूवमेंट है जो कि किसके बेस पर चलाया जाता है, कल्चर के बेस पर। ये कल्चरल मूवमेंट है जो कि नेशन के आइडिया को क्या करता है, प्रमोट करता है। फोक डांस हो गया, फोक म्यूजिक हो गया, पोएट्री हो गई, ये सब क्या करते हैं, एक तरीके से बेस का काम करते हैं और इसके बेस पर जो पॉइट्स होते हैं, जो आर्टिस्ट होते हैं, वो क्या करते हैं, नेशनलिज्म के कंसेप्ट को बढ़ाने का, प्रमोट करने का ट्राई करते हैं। और बच्चे इसका एक एग्जांपल भी देख सकते हैं कि ऐसा रोमांटिसिज्म का मूवमेंट कहां पर चला। तो पोलैंड एक कंट्री है जिसको हमने देखा था कि रशिया ने ट्रीटी ऑफ वियना में इसको कंट्रोल कर लिया था बहुत सारे पार्ट्स पे। रशिया ने इसको जैसे ही कंट्रोल किया तो रशियन लैंग्वेज को उसी पोलैंड के पार्ट्स पर अब थोपना स्टार्ट कर दिया, क्योंकि रशिया क्या चाहता था, जो हमने पोलैंड के पार्ट को कंट्रोल किया है वो किसके डोमिनेंस में आए, रशिया के। और रशिया ने अपने डोमिनेंस को वहां पर किससे शो किया, लैंग्वेज की। वो जो भी स्कूल वगैरह थे, जो भी ऑफिशियल्स वहां पर काम कर रहे थे, और वो किस लैंग्वेज में करेंगे, रशिया की लैंग्वेज में करेंगे। अब पोलैंड के लोग इस चीज से नाराज थे कि पहले तो हमारी टेरिटरी को इन्होंने छीन लिया, अब जो हमारी पॉलिश लैंग्वेज है वो क्या कर रहे हैं, ये स्पॉइल कर रहे हैं, उसके प्रमोशन के लिए कोई काम नहीं कर रहे। और पॉलिश लैंग्वेज के बेस पर ही पोलैंड के लोगों ने रशिया के डोमिनेंस के अगेंस्ट क्या किया, स्ट्रगल किया। यानी कि यहां मेन फैक्टर कौन काम कर रहा था, पॉलिश लैंग्वेज कर रही थी। और पॉलिश लैंग्वेज के ऊपर एक बहुत बड़ा मूवमेंट चला जिसने कि रशिया को एक तरीके से क्या की,
चुनौती दी। बट रशिया एक बड़ी पावर थी उस टाइम, तो रशिया ने इस मूवमेंट को, जो पॉलिश लैंग्वेज पे चल रहा था, उसको क्या कर दिया, सप्रेस कर दिया, उसको दबा दिया। बट एक चीज तो है ना कि लैंग्वेज के बेस पर एक स्ट्रगल चला, वो भी किसके लिए, एक नेशन के लिए। तो इसे ही हम क्या बोलते हैं, रोमांटिसिज्म बोलते हैं, कि ऐसा एक मूवमेंट जो कि कल्चर के बेस पर चलता है, उसे रोमांटिसिज्म के नाम से जाना जाता है। तो ये जो हमारा टॉपिक था, ये इस तरीके से था। तो बच्चे, हमने आज दो टॉपिक कर लिए हैं। एक तो रेवोल्यूशन देख लिए 1830 की, और उसके साथ साथ रोमांटिसिज्म को देख लिया है। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके कुछ नेक्स्ट टॉपिक्स लेके आएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।